हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 27 टेस्ट था। तो आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। और ये सेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं इस मिशन के अकॉर्डिंग। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए इस मिशन को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल हमको पता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होगा वो एटीपी के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होगा। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ये कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में, प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट है। ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे और ऑस्मो रेगुलेशन में भी। गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस में क्या होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। तो आंसर हुआ यहाँ पर ए इज फोर्थ, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति बोलते हैं, सक्सीडेड ड्यू टू, किस वजह से सफल हुई थी। तो इसमें जो क्रॉप की ईल्ड थी वो 3 गुना तक बढ़ा दी गई थी, 3 टाइम्स ईल्ड बढ़ गई थी। और ये कब हुआ था, 1960s में। और यहाँ पर इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, ये भी रिस्पॉन्सिबल थी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी, और यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह जो यूज किए गए थे, हर्बिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ये दो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुआ था। मेनली ड्यू टू दीज टू रीजंस। तो आंसर यहां पर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। यहां पर करेक्ट मैचिंग पूछा गया। टर्मिनलाइज कायस्मेटा। कायस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन पैकेटीन में नहीं, ये कहां पर होता है, ये डाइकाइनेसिस में। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड का सेगमेंट का एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर, ये पैकेटीन में। शुरुआत भी पैकेटीन में होती है, एंड भी पैकेटीन में, तो जाइगोटीन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये डाइकाइनेसिस में नहीं, ये कहाँ पर होगी, ये जाइगोटीन में। और अपीयरेंस ऑफ कायस्मेटा, अपीयरेंस ऑफ कायस्मेटा, ये डिप्लोटीन, तो ये सही दिया हुआ है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, तो ये सही है, सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, गलत दे दिया। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक, इज वॉलेंट्री, तो ये गलत है। ये कैसे होते हैं, ये सिलिंड्रिकल है और ये ब्रांचिंग शो करते हैं। मसल फाइबर्स इसके कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। और ये कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं, इनवॉलेंट्री है ये। और ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और इंटरकलेटेड डिस्क में यहाँ पर क्या होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये फंक्शनल सिंसीशियम का काम करेगा। स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होगा किसका, स्केलेटल मसल का। और फंक्शनली अगर पूछा जाए किसके सिमिलर है, तो ये स्मूथ मसल के। तो आंसर यहां पर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, किसके अकॉर्डिंग, मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में।
तो मेसेल्सन एंड स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यूज ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर, ये किसके लिए था? ये अनइक्विवोकल प्रूफ अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, उसमें ये यूज हुआ था। अमोनियम क्लोराइड यूज किया गया था, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ये यूज किया गया था। यहाँ पे नाइट्रोजन जो थी इसका हैवी आइसोटोप यूज किया गया था N15, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ई कोलाई इसको भी यूज किया गया था, ई कोलाई में स्टडी किया गया था। तो C एंड D ये यहाँ पर यूज किया गया था। इनकरेक्ट पूछा गया है तो होगा A और B, आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ट्रू सीलोमर कैरेक्टर ऑफ ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत होती है प्लेटियल मिन्थीज से, प्लेटियल मिन्थीज से लेकर के ये कॉर्डेटा तक, एस्केल मिन्थीज, एनिलेट्स, अप टू ये कॉर्डेट तक, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन प्लेटियल मिन्थीज कैसा होता है? ये ए सीलोमेट्स हैं, सीलोम यहाँ पर एब्सेंट है। एस्केल मिन्थीज कैसे होते हैं? ये सूडो सीलोमेट्स हैं। फर्स्ट सीलोमेटिक ऑर्गेनिज्म कहां से शुरू होते हैं? ये एनालिट्स से, एनालिट्स सीलोमेट्स से। तो ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू सीलोम, ये गलत हो गया। इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मीजोडर्म इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होगी, तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रोलाइज स्टेज में प्रेजेंट होती हैं ये। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और ये यहाँ पर गलत। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 107। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, रेटिकुलेट और वॉल्वेट। जाइगोमॉर्फिक क्या है? टाइप ऑफ सिमेट्री, तो ये सही है। जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक बार इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक ये भी टाइप ऑफ सिमेट्री है, ये भी ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस साइन से इसको n नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट क्या है? ये वेनेशन है, प्लेसेंटेशन नहीं। वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ। और रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है? तो ये डाइकॉट लीव्स में। पैरेलल वेनेशन जो होगा मोनोकॉट में। वॉल्वेट, वॉल्वेट इज ए टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में सेपल्स और पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल। उसी वर्ल के बाकी जो सेपल्स हैं उनके साथ जो अरेंजमेंट है, या बाकी जो पेटल्स हैं उनके साथ जो अरेंजमेंट है, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। और वॉल्वेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। यहाँ पर सिर्फ मार्जिन जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, देयर इज नो ओवरलैपिंग। तो आंसर होगा यहाँ पर, करेक्ट मैच पूछा गया है ए एंड बी ओनली, थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गुलमोहर। गुलमोहर किसका मेंबर है? ये लेगुमिनोसी का, फेबेसी का। जाइगोमॉर्फिक, तो ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, गुलमोहर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये भी ठीक है। सुपीरियर ओवरी, ओवरी यहाँ पर कैसी है? ये हाइपोकाइनस कंडीशन है, सुपीरियर ओवरी। फैमिली कंपोजिटी, ये गलत दिया हुआ है। मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, ये भी ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, सुपीरियर ओवरी एंड मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, ए बी सी और ई, ये इसके लिए सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 109। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। टेस्टिस, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। ओवरी, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ओवरी, ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियोल्स।
8 ओवेरियोल्स की बनी हुई है, तो दो ओवरी है, मतलब टोटल हो गए 16 ओवेरियोल्स बॉडी में। एनल सर्की जो है ये 10th सेगमेंट से, ठीक है। स्पर्मेथिका ये 6 सेगमेंट। स्पर्मेथिका और कोलेट्रल ग्लैंड्स ये कहाँ पर है, ये फीमेल कॉकरोच में। तो आंसर होगा यहाँ पर ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। The grinding region and incising region are present of which structure in cockroach? तो यहाँ पर जो मैंडिबल है, मैंडिबल में ग्राइंडिंग रीजन भी है और इंसाइजिंग रीजन भी है, कटिंग रीजन और पीसने वाला। तो इस आंसर होगा यहाँ पर मैंडिबल। और जीआईटी का एक पार्ट और गिजर्ड, यहाँ पर भी ग्राइंडिंग होती है। गिजर्ड का ही दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन टाइप ऑफ क्रॉस। तो ये कैपिटल आर पिंक फ्लावर, कैपिटल आर रेड फ्लावर एंड स्मॉल आर वाइट फ्लावर। मतलब ये जो अगर इस करेक्टर को देखा जाए तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। और यहां पर देखा जाए तो ये डोमिनेंस डाइहाइब्रिड। तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर क्रॉस किया गया है इन पेरेंट्स में, ये पेरेंटल जनरेशन है। तो यहाँ पर अगर गैमीट्स देखे जाएं तो कैपिटल टी स्मॉल आर, और दूसरे जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर। ये यहाँ पर गैमीट्स बने। अब इनका अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। तो यहाँ पर ये वाले ये पिंक होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो टॉल और पिंक ये होंगे टॉल एंड वाइट। पूछा गया परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट्स आर 100। तो टॉल प्लांट्स ये भी है कैपिटल टी स्मॉल टी भी, क्योंकि डोमिनेंस का केस है। कैपिटल टी ये भी डोमिनेंस, ये भी। तो 100%, 4 में 4 है मतलब 100%। परसेंटेज ऑफ पिंक फ्लावर आर 50। पिंक फ्लावर यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 50, ये भी ठीक है। परसेंटेज ऑफ रेड फ्लावर 25। तो रेड फ्लावर यहाँ पर 25 नहीं है, रेड फ्लावर इनफैक्ट यहाँ पर एक भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर आर 25। तो वाइट, ये भी वाइट है और ये भी वाइट है, तो ये 25 नहीं, ये कितना होगा, ये 50% हो गया, ये भी गलत है। परसेंटेज ऑफ डॉग प्लांट आर 0। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, तो ये 0 है, ये सही है। तो ए बी और ई आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इन द गिवन डायग्राम सेलेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू। तो टिश्यूज हम लोगों को पता है हायर ऑर्गेनिज्म में ये 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो यहाँ पर ये वाला जो दिया हुआ है ये कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये सीलिया दिखाया हुआ है और ये कॉलम लाइक है, न्यूक्लियस बेसल। तो ये कॉलमनर एपिथेलियम। ये यहाँ पर क्या है, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये यहाँ पर बोन दिखाया गया है, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो बी यहाँ पर क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, सी भी यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, और ये न्यूरॉन। तो आंसर यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के 2, बी एंड सी। कनेक्टिव टिश्यू में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है और मैट्रिक्स।
ये जनरल कंपोनेंट्स हैं। फाइबर ब्लड और लिम्फ में एब्सेंट है। सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स देखे जाए अगर तो फाइब्रोब्लास्ट जो होती है ये मोस्ट अबंडेंट है। यही फाइबर्स भी फॉर्म करेगी, मैट्रिक्स भी फॉर्म करती है। तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन फॉर यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के लिए करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर गैमीट्स जो होंगे वो कैसे होते हैं, आइसोगेमस, मोटाइल गैमीट्स होते हैं। और गैमीट्स नॉन फ्लैजिलेटेड, ये गलत हो गया। ग्रीन एल्गी है यूलोथ्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर गर्डल शेप है। स्टोर्ड फूड यहाँ पर स्टार्च होगा, सही है। और ये खुद कैसा है, फिलामेंटस। तो ए, सी, डी और ई यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टा माने होता है नियर, तो जो ये मेडुला के नियर होते हैं तो इसलिए इनको जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बोला जाएगा। इसमें बाकी पार्ट जो होगा पीसीटी, डीसीटी या ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये सब कहां पर होगा, ये कॉर्टिकल पोर्शन। इनका जो लूप ऑफ हेनले होगा, कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्ट जो होते हैं ये आते हैं यहाँ पर मेडुला में। और मेनली यहाँ पर कौन से होते हैं, मेनली होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये लगभग 85%, ये होते हैं 85%। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स ये होते हैं 15% अप्रोक्सीमेटली। तो रीनल कार्पस्कल ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द मेडुला। तो रीनल कार्पस्कल या मेल्पिजियन बॉडी ये किससे मिलकर के बनी होती है, ग्लोमेरुलस प्लस यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल से मिलकर के बनेगी। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल ये यहाँ पर कहाँ पर है, ये कॉर्टेक्स में, ये यहाँ पर मेडुला में नहीं है, गलत हो गया। लूप ऑफ हेनले जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला, ये ठीक है। ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं इनका जो लूप ऑफ हेनले होगा, ये वाला पोर्शन ये अंदर तक आएगा। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो आउट नंबर नहीं करते हैं, ये कम होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज़्यादा है 85%, तो ये भी गलत हो गया। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ये भी गलत। तो आंसर यहाँ पर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Juxtaglomerular apparatus plays an important role in regulation of GFR. Juxtaglomerular apparatus जो है ये important role play करता है किसको रेगुलेट करने में, GFR को रेगुलेट करने में। ठीक है, ये juxtaglomerular apparatus में जेजी सेल्स होती हैं, जेजी सेल्स रेनिन रिलीज करती हैं जब GFR कम हो जाता है, और रेनिन जो होगा इसको रीस्टोर करता है। तो fall in GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby bringing the GFR to normal level. तो ये assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason इसका correct explanation भी हुआ। रेनिन किस पे, एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करता है, और एंजियोटेंसिनोजन पर जब ये एक्ट करता है तो ये इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसकी मदद से, एस की मदद से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से आता है, ये लंग्स से। तो एंजियोटेंसिन 2 के दो इफेक्ट हैं, एक है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जीएफआर को रिस्टोर करेगा। दूसरा एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन क्या है, सॉल्ट और वाटर को रिटेन करेगा, तो उसकी वजह से भी ये बढ़ेगा। तो दोनों सही है और रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट।
Now we move to another question, question number 116. Given below are two statement, again assertion and reason. Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. तो ये ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में डिक्रीज बोन मास होता है, डिमिनरलाइजेशन होगा जिसकी वजह से चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं. कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन. ये इंक्रीज लेवल की वजह से नहीं, ये डिक्रीज लेवल की वजह से होता है ईस्ट्रोजन की. किसमें? पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में, मीनोपॉज जिनमें हो चुका हो. तो ये यहाँ पर गलत हो गया. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117. 117 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल के रिस्पेक्ट में क्या सही है? मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल. तो मसल बंडल को ही बोलते हैं फेसिकल. फेसिकल इसको सराउंड नहीं, सराउंड क्या करता है? फेशिया. यहाँ पे फेसिकल वर्ड गलत दिया हुआ है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मसल फाइबर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन सही है. Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. Striated appearance किसकी वजह से होती है? ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से. यहाँ पर आइसोट्रोपिक बैंड और अनाइसोट्रोपिक बैंड अल्टरनेटली अरेंज्ड है जिसकी वजह से ये धारीदार दिखेगा. एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर. तो सार्कोमियर यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो है, लेकिन ये एम लाइन नहीं, ये दो जेड लाइंस के बीच में, ये जेड लाइंस हो गई, ये बाइसेक्ट करती हैं आइसोट्रोपिक बैंड को, और ये यहाँ पर हो गया ये एनाइसोट्रोपिक. तो दो जेड लाइंस के बीच का एम लाइन जो होती है ये एनाइसोट्रोपिक बैंड में यहाँ पर होगी बीच में. तो आंसर इसका हुआ ये सही है और ये सही है. बी एंड सी इज करेक्ट. 117. Now we move to another question, question number 118. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter or blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml. तो कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट. एक बीट में जितना वेंट्रिकल ब्लड पंप कर देती है, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. तो कार्डियक आउटपुट, अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ? यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो दो चीजें दी हुई हैं. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे कितना है? 50 ml. तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इतना ब्लड जो होगा वो पंप हो गया होगा. डायस्टोल जब खत्म होने वाला था तब कितना था? 100 ml. जब वेंट्रिकल पूरी ब्लड से भरी हुई थी तब 100, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका है तब कितना बचा? तो 50. तो ब्लड जितना पंप हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? वो होगा 50 ml. तो 50 ml इंटू हार्ट रेट, और कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है 5000 ml. 5 लीटर को कन्वर्ट किया जाएगा ml में, तो ये कितना आएगा? ये हार्ट रेट आएगा 100 बीट्स पर मिनट. 118 इज थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119. यहाँ पर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. पी वेव. पी वेव किसके लिए? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ईसीजी. यहाँ पर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये यहाँ पर टी वेव. इसके बाद फिर नेक्स्ट पी वेव आएगी. तो पी वेव ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या इसी को बोला जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए. टी वेव ये रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी. टीपी गैप, टी और नेक्स्ट जो पी वेव है इसके बीच में जो गैप है ये आइसो इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है, आइसो इलेक्ट्रिक फेज. और अगर जितना हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो टीपी गैप जो होगा वो कम होगा. मोर हार्ट रेट
तो टीपी जो गैप है वो कैसा हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ए इज थर्ड, बी इज सेकंड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate, जो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं इन्वॉल्व करेगी। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बाकी में हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो 3 जगह हाइड्रोजन रिमूव होती है, NAD2H बनता है और एक जगह बनता है FADH2 और एक जगह होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये 3 से बनते हैं 9 ATP, ये एक FADH2 से बनाएगा 2 और एक से ये 1 ATP। टोटल क्रैब साइकिल में बनते हैं 12, एक सिंगल क्रैब साइकिल की अगर बात की जाए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस स्टेप में। तो ये सक्सेनिल कोएंजाइम है जब सक्सेनिक एसिड में चेंज होता है। एंजाइम होगा यहाँ पर सक्सेनिक थायोकाइनेज और बनेगा GTP और 1 GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। इन ग्लाइकोलिसिस द कन्वर्जन ऑफ 1,3-bis-phosphoglyceric acid टू 3-phosphoglyceric acid इज। तो ग्लाइकोलिसिस में अगर देखा जाए तो 1,3-bis-phosphoglyceric acid जब 3-phosphoglyceric acid में कन्वर्ट होगा तो ATP का फॉर्मेशन होगा। 1,3-bis-phosphoglyceric acid ये जब चेंज होगा 3-phosphoglyceric acid में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट था ये एक्सेप्ट करेगा कौन, ADP। किस में चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाता है ATP में। और इसमें क्या एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, एनर्जी यूज नहीं हुई है, इसमें एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई है। तो ATP एंजाइम यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज, तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन में लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADPH। तो NADPH बनेगा यहाँ पर ATP और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो होंगे ये डार्क रिएक्शन से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एंड NADPH। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लाइट और क्लोरोफिल ये फोटोकेमिकल फेज, इनकी जरूरत पड़ती है फोटोकेमिकल फेज में। A और B यहाँ पर नहीं होगा, बाकी C, D, E आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट, द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड। फोटोकेमिकल फेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, फोटोसिस्टम 2 से रिलेटेड है ये। फॉर्मेशन ऑफ NADPH नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है NADP प्लस, चेंज हो जाता है ये NADPH में, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH, ये भी सही है। यूज ऑफ ATP यहाँ पर यूज नहीं होगी। वाटर स्प्लिटिंग होती है। और कार्बोक्सिलेशन ये होगा जा करके डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज में। तो A, B और D सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 123rd। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 124। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड्स टू रुबिस्को, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। तो ये फोटो रेस्पिरेशन और इसमें रुबिस्को जो है ये डुअल एक्शन एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी और ऑक्सीनेज की तरह भी एक्ट करता है। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, लाइट इंटेंसिटी है और
ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू CO2, तब ये ऑक्सीनेज की तरह काम करता है, फोटो रेस्पिरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज होती है क्योंकि 25% ऑफ फिक्स कार्बन इज लॉस्ट इन फोटो रेस्पिरेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन C4 प्लांट मीजोफिल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन while bundle sheath cells do not show photorespiration। C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल, ये गलत है। यहाँ पर रुबिस्को नहीं होता है, यहाँ पर पेप्केज एंजाइम है। फोटो रेस्पिरेशन C4 में एब्सेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Now we move to another question, question number 125th. In tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomena may be called as, तो callus क्या होता है? Mass of undifferentiated cells, mass of undifferentiated cells, जिसको टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। फिर इसमें PGR वगैरह का रेशियो होगा जिसकी वजह से इसमें शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन वगैरह होगा। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। और लीफ मीजोफिल सेल्स ये कैसी हैं? ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो डिफरेंशिएटेड सेल से वापस से अनडिफरेंशिएटेड सेल का बनना, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, 125 का फोर्थ, डी डिफरेंशिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 126। The phenomena which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery, तो डिस्कवरी से भी रिलेटेड था। तो यहाँ पर था ये फोटोट्रोपिज्म, कोलियोप्टाइल टिप, जिसपे चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने वर्क किया था। और इसके बाद अवेना कल्वेचर टेस्ट ये भी हुआ था। तो ये फोटोट्रोपिज्म, टुवर्ड्स लाइट इसकी बेंडिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है, पोलर मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का। तो इसको बोला जाएगा फोटोट्रोपिज्म। 126, फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म टुवर्ड्स लाइट, ये बेंड हो रहा है। तो ये फिनोमेना यहाँ पे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 127। व्हाट मैप यूनिट इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप? तो मैप यूनिट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अगर ये क्रोमोजोम है, इसमें दो जीन्स हैं A और B, इसके डिस्टेंस के लिए ये मैप यूनिट जो यूज़ किया जाता है, मैप यूनिट, इसी को बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। तो 1 मैप यूनिट 1% क्रॉसिंग ओवर, इसमें ये बताता है कि 1% क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं। और मैप यूनिट, और इसी को बोलते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन और क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। तो 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, और 1 सेंटीमॉर्गन एंड 1% क्रॉसिंग ओवर। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। The production of gametes by the parents, formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square। तो Punnett square जो था ये probability कैलकुलेट करने के लिए था, probability of genotypes जो ऑफस्प्रिंग्स में होंगी उसको कैलकुलेट करने के लिए। और ये किसने बनाया था? ये रेगिनाल्ड सी पनेट। और ये थे क्या बाय प्रोफेशन? ये जेनेटिसिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। ओरिजिन कहाँ से? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। इन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड? प्रोजेनी डिजीज क्या होगी? मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस, तो HbA HbS ये जीनोटाइप हो गया दोनों का। अब यहाँ पर पूछा गया प्रोजेनी, इसमें से अगर ये और ये होगा तो ये नॉर्मल होगा, ये और ये होगा तो इसको बोलेंगे ट्रेट।
सिकल सेल ट्रेट कैरियर है ये, और एच बी एस अगर है तो ये होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो यहाँ पर अगर 4 ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं तो 4 में से एक जो होगा वो अफेक्टेड होगा, एच बी एस। तो आंसर क्या आएगा, 25%। Question number 130. The mother has A positive blood group, father has B positive, and the child is A positive. What can be the possible genotype of all three respectively? तीनों के आपको बताने हैं। तो अगर पहले वाले में देखा जाए तो यहाँ पर ये मदर का हो गया, ये फादर का हो गया, और ये हो गया चाइल्ड का। तो चाइल्ड का चाहिए ए पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसका बी है, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। ये हो सकता है, यहाँ पर ए बी है, ये भी गलत है, और ये सही है, और ये हो सकता है। लेकिन डी में अगर देखा जाए तो मदर का आई ए की वजह से, और फादर आई बी की वजह से। तो यहाँ पर अगर इनके कॉम्बिनेशन जो होंगे तो वो क्या होगा, ए नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर आई ए और आई बी ही पॉसिबल है। तो इसमें आंसर सही होंगे सिर्फ बी, आई ए अगर इसके साथ जाएगा, इस वाले आई के साथ, तो यहाँ पर ए पॉसिबल है, तो ये हो गया। और ये वाला अगर इसके साथ जाएगा, आई ए के साथ, स्मॉल आई के साथ, तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप ए पॉसिबल है। तो बी और ई दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हेरोइन, हेरोइन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 131। तो हेरोइन जो है ये डिप्रेसेंट है, ये स्लो डाउन करती है बॉडी के फंक्शंस को। मैरिजुआना, मैरिजुआना चरस, ये क्या है, ये कैनाबिनॉइड्स हैं, ये कैनाबिनॉइड्स कैनबिस प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं कैनाबिनॉइड्स। ये इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इनका इफेक्ट है। कोकेन, ये स्टिमुलेंट होता है, एथोजाइलम कोका प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, इंटरफियर करता है विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। मॉर्फिन, ये पेन किलर के तौर पे। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 132। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। टाइफॉइड, टाइफॉइड यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये बैक्टीरियल डिजीज, साल्मोनेला टाइफी। लीशमैनियासिस, ये कालाजार है, प्रोटोजोन डिजीज है। लीशमैनिया डोनोवेनाई कॉजेटिव एजेंट। सैंड फ्लाई इसका जो है ये वेक्टर है। इसी को बोलते हैं कालाजार। सैंड फ्लाई यहाँ पर वेक्टर, और ये है क्या, ये प्रोटोजोआ है। रिंगवर्म, रिंगवर्म क्या है, ये फंगस। और फाइलेरियासिस किसकी वजह से, वूचरेरिया की वजह से, वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वूचरेरिया मेलेई। तो ये निमेटोड। तो ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, और एक ही ऑप्शन में चूंकि ए का फोर्थ है तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 132। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 133। 133 में यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो सही है। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स क्या है, ये इन्नेट इम्यूनिटी के लिए, ये साइटोकाइन बैरियर्स में जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो इंटरफेरॉन्स रिलीज करेंगी, तो इट इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइन बैरियर। बैरियर्स किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी जो बचपन से प्रेजेंट है। टी लिम्फोसाइट्स, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। और कोलोस्ट्रम जो होगा इसमें IgA प्रेजेंट है, ये पैसिव इम्यूनिटी के लिए, फीटस को प्रोवाइड करेगा। मदर्स मिल्क जो इनिशियल फ्यू डेज में येलो कलर का रिलीज होता है उसी को बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो यहाँ पर बी का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड बी लिम्फोसाइट्स के लिए, और बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट।
Now we move to question number 134. Given below are two statements, assertion and the other is labeled as reason. Some human organs like liver, kidney fail to function normally and transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Organs fail to function, ठीक है. Tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any transplant and patient has to take immunosuppressant thereafter. तो ये जरूरी है क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे अगर बिना टिश्यू मैचिंग के लगा दिया गया. टिश्यू मैचिंग भी जिसके साथ मैच करेगी, जो क्लोज रिलेटिव होंगे उनके साथ. तो ये भी सही है. तो 134 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but reason is not the correct explanation. Now question number 135. Given below are two statements. Aphids and mosquitoes are natural pests. Ladybird and dragonflies are natural pest controllers. तो ये बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल है. लेडी बर्ड एफिड्स के कंट्रोल के लिए और ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो के कंट्रोल के लिए. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये एग्जाम्पल है इसका बायो कंट्रोल. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. So thank you all of you. Thank you so much. Now further discussion will be carried by Alice sir. Thank you. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं. आगे के क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा रहे हैं 136 से लेकर 170 तक. चलिए 136 क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है. लिखा हुआ है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये आपके पास डेफिनेशन किसकी है ये पूछ रहा है. तो आप बताइए ये डेफिनेशन किसकी है. तो ये डेफिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नहीं, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की. और आपको पता है ये डेफिनेशन किसने दी. तो ये दी है EFB के द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. और भाई आपके पास टिश्यू कल्चर और हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं. अगला क्वेश्चन देख लीजिए. अगला क्वेश्चन है 137. लिखा हुआ द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन. बिल्कुल बात सही है. और आपको पता है मेमोरी ग्लैंड्स पर काम करने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं. तो हार्मोन्स के बारे में बोला जाए तो वो प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, उसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और आपके पास प्रोजेस्टेरॉन भी मेमोरी ग्लैंड्स पर काम करता है आपके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो आपके पास लिखा हुआ द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम. बिल्कुल बात सही है कि शुरुआती दिनों में जो पीला गाढ़ा दूध जो होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं और IgA नामक एंटीबॉडी इसमें ज्यादा पाए जाते हैं. तो इसका मतलब दोनों बातें सही हैं. आंसर 4 बनेगा. आंसर क्या बन जाएगा 4. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच मैचिंग का देखना है. देख लेते हैं क्या लिखा है. राइबोसोम. राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है तो हमने कह दिया 4 होगा. ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है. स्टेनिंग के द्वारा पता चलता है. क्रिस्टिन डी ग्राम ने स्टेनिंग प्रोसेस को बताया था. ये हो जाएगा 3rd. और आपके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट इन एनिमल सेल, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का पाया जाना प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड की. तो ये हो जाएगा 1st. तो आपके पास 4th 3rd 2nd 1st. तो 4th 3rd 2nd 1st के लिए सेकंड आंसर दिख रहा है मुझे. सेकंड मैचिंग दिख रही है 4th 3rd 2nd 1st की. ठीक है बेटा. चलिए अगला क्वेश्चन देख लो. अगला क्वेश्चन बताइए. लिखा हुआ है द 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन. 70s राइबोसोम की बात करी जाए तो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी है, ऑर्गेनेलर राइबोसोम ऑर्गेनेल्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है. इसका मतलब 70 राइबोसोम तो सब में पाया जाता है. मतलब ऑल सेल, मतलब चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो. माइकोप्लाज्मा में भी होगा, ट्रोपैनोसोमा भी होगा, मार्केंशिया, फ्रॉग, एल्बुगो सब में पाया जाएगा. आंसर ऑल हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा? ऑल. दोनों में पाया जाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए.
लिखा हुआ आ साइंटिस्ट फाउंड एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्लेस, दिस ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज थ्रू द फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं साइंटिस्ट को एक ऑर्गेनिज्म मिली है एक जगह पर, वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इस ऑर्गेनिज्म में बी अ मेंबर ऑफ विच किंगडम, कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस किंगडम का हो सकता है, किस किंगडम का हो सकता है। तो ये किंगडम मोनेरा का भी हो सकता है, क्योंकि मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर सकता है, करता है, तो ये वाला हो जाएगा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, भाई साहब डाइनोफ्लैजिलेट जैसे लोग, डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, उसके अलावा क्राइसोफाइट डायटम्स हो गए, ये भी कर सकता है। और प्लांटी, प्लांटी में तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी, जबकि फंजाई और एनिमेलिया ऑटोट्रॉफिक होते ही नहीं, ये तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इसका मतलब ए, बी और सी हो सकता है आंसर, ये आंसर थर्ड बनेगा। ए, बी, सी हो सकता है, ओनली थर्ड। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके रिगार्डिंग, आपके बिटवीन एंड एडेनिन एंड यूरेसिल के इस बीच में आपको करेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। लिखा हुआ बोथ आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एडेनिन भी नाइट्रोजन बेस है, आपके पास यूरेसिल भी नाइट्रोजनस बेस है, और दोनों में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती, जिस रिंग में कार्बन के अलावा अदर नाइट्रोजन भी देखने को मिल जाता है। इन बोथ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर सेम, बिल्कुल गलत। एडेनिन में नाइट्रोजन एटम ज्यादा होंगे और यूरेसिल में कम। यूरेसिल में 2 ही नाइट्रोजन एटम होते हैं, जबकि एडेनिन में 5 नाइट्रोजन एटम होते हैं, 4 रिंग में और 1 अमीनो ग्रुप में। आगे देखिए लिखा हुआ यूरेसिल, इन यूरेसिल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर ग्रेटर देन एडेनिन, गलत बात। मतलब कह रहे हैं बोथ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड एटम, ये वाली बात तो सेम है, ये वाली तो सही है। नाइट्रोजन एटम सेम नहीं होते, मतलब बोथ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर सेम, तो दोनों में सेम नहीं है, गलत है ये भी। हाँ, तो यूरेसिल में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ग्रेटर बता रहा है, ये भी गलत है। बोथ आर द टाइप ऑफ बेस, ये सही है। बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए, बिल्कुल नहीं। यूरेसिल सिर्फ आपको आरएनए में देखने को मिलेगा, डीएनए में नहीं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ए और डी दिख रहा है मुझे, ए और डी दिख रहा है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड। ए और डी के हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ इन कैरियोकाइनेसिस विच स्टेजेस इंक्लूडेड। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप आते हैं आपको पता है। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज होगा। चौथा क्या होगा, टीलोफेज। तो आपको पता है प्रोफेज भी आएगा, मेटाफेज भी आएगा, एनाफेज भी आएगा, टीलोफेज भी आएगा। आंसर ऑल हो जाएगा, थर्ड बनेगा। थर्ड ऑप्शन में ऑल दिया हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश डैश आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड की बात कर ली है, तो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर ये गिल्स होगा। अगर ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोड ना होता, टेरेस्ट्रियल आपके पास कोई एनिमल होता, तो ये स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग गिल्स ना होकर लंग्स होते हैं, और गिल्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आप देखिए लंग्स के द्वारा है नहीं, लंग्स के द्वारा हालांकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाया जाता है, लेकिन यहाँ गिल्स को लेकर आंसर होगा, ये हो जाएगा सेकेंड। ट्रैकियल ट्यूब्स आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगी, और आर्थ्रोपोडा में भी आपके पास कॉकरोच मतलब इंसेक्ट में, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल आपको एनालिड्स में देखने को मिलेगी, और एनालिड्स मतलब आपके पास यहाँ पर अर्थवॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, लिखा हुआ है, आप इस मैचिंग को देखिए। मैचिंग आपके पास एक तरफ दिया हुआ है उन्होंने, एक तरफ दिया हुआ है मार्सुपियल और एक तरफ दिया है प्लेसेंटल मैमल, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बताना है। तो एक दूसरे के सामने वाले इंडिविजुअल्स के बारे में बताना है। तो आप याद रखिएगा लीमर को हम मतलब जो है ना, जो आपके पास लीमर प्लेसेंटल मैमल है उसके आगे आप स्पॉटेड कस्कस लगा सकते हो,
ए का क्या हो जाएगा थर्ड। बॉब कैट, बॉब कैट के आगे आप लगा सकते हो टस्मेनियन टाइगर कैट, ये हो जाएगा 4। आंट ईटर, आंट ईटर के आगे आप लगा देंगे नम्बेट सेकेंड, और फ्लाइंग स्क्वायरल के सामने फ्लाइंग फेलेंजर। आप मैचिंग मिलाइए, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाना है। क्या हो जाना है? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, फिर से एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल आपको लैटिमेरिया दिखाई दे रहा है, जिसे हम सीलाकेंथ फिश भी कहते हैं, ये हो जाएगा 4th। कनेक्टिंग लिंक, इकाइडेना दिखाई दे रहा है, और इकाइडेना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, जबकि लैटिमेरिया को हम सीलाकेंथ फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलाकेंथ फिश। आपके पास बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन की बात तुमसे पूछी जाए तो यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिख रहा है सेकेंड, और एटाविज्म मतलब पूर्वजों के कैरेक्टर आ जाना, अचानक से आ जाना, एलोंगेटेड कैनाइन टीथ आपके पास एक तरह के एटाविज्म है। तो ये आपके पास डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 4 3rd सेकेंड फर्स्ट, और ये फिर से मैचिंग आपके पास आ गई है, आंसर फर्स्ट बनेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एज्यूमिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इन सर्टेन पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप आर एज फॉलोज। फिर लिखा हुआ है जीनोटाइप आपको दिया हुआ है ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और फ्रीक्वेंसी दे दी गई आपको। क्या दे दी गई? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी देने के बाद आपसे पूछा है कि आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप को देकर उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील पूछा है। तो अगर कभी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी पूछनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, मतलब आप इसे स्मॉल p भी कह सकते हो, तो वो कैसे निकलोगे? तो फ्रीक्वेंसी आप पता कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ऐसे आपको ये वाली बात निकल कर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एलील की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, तो यहां पर दोनों एलील हैं, और यहां की जीनोटाइप में सिर्फ एक ही कैपिटल ए है, तो आपको हाफ करना पड़ता है। तो आप जब परसेंटेज से इधर आओगे फ्रीक्वेंसी पर, तो 0.22 आ जाएगा, और प्लस हाफ आप इसे देखिए 0.62 कर सकते हो, तो हाफ पॉइंट मतलब 0.62, तो आप देखिए कि ये हो जाएगा 0.22, और प्लस इसको अगर आप हाफ करोगे तो 0.31, इस तरह से जोड़ोगे तो 2 और 1 3, और 3 और 2 5, आपको पास 0.53 आपके पास आ गया है फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज में करोगे तो ये हो जाएगा 53%। जबकि अगर ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कौन से एलील की? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए की, या फिर कहा जाए क्यू की, तो आप क्या करोगे? वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ आप लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए प्लस मतलब होमोजाइगस रेसेसिव प्लस हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। तो फ्रीक्वेंसी आप इसकी निकालोगे तो इसका तो हो जाएगा 0.16, है ना? तो 0.16 रखिए, और प्लस आप देखिए इसका हाफ किया था तो क्या आ गया था? 0.31। आप इसे जोड़िए तो 6 और 1 7, और 2 और 1 3 और 1 4, तो 0.47, और इसका परसेंटेज करोगे तो ये आ जाएगा 47%। इसका मतलब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है वो आ जाएगा 53%, और जो आपके स्मॉल एलील है ए मतलब जो रेसिव एलील है उसका आ जाएगा 47%। तो जवाब आपके पास ये हो गया फर्स्ट। ठीक है बेटा, आंसर आसानी से ये आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है झज्जर पीएमटी में, झज्जर नीट वाले में, जो अभी इस बार दोबारा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लावर ऑफ द अमॉर्फोफेलस। कौन सा फ्लावर? अमॉर्फोफेलस का प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर द पॉलिनेटर्स, जो कि वहां पर वो क्या दे पाए? एग दे पाए।
दिस एग्जाम्पल ऑफ। तो एमार्फोफेलस को फायदा ये है कि पॉलिनेशन करा लेगा और इसे आपके पास सेफ ब्रीडिंग प्लेस या फिर एग देने के लिए सेफ प्लेस मिल जाता है, तो इसकी भी जनरेशन आराम से सेफ रहती है। बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल। तो बताइए इस तरह के मतलब जो रिलेशनशिप है वो तो म्यूचुअलिज्म हो गया। कैसा हो गया? म्यूचुअलिज्म। अब दूसरी बात तुमसे पूछी जाए कि बताइए यहां पर ऐसा काम क्यों किया गया, तो ये एमार्फोफेलस के द्वारा इसे फ्लोरल रिवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? फ्लोरल रिवार्ड। मतलब कहने का तुम पॉलिनेशन करो, हम तुम्हें एग ले करने की जगह देंगे। ये एक तरह का कैसा है? फ्लोरल रिवार्ड है। और पूछा जाए रिलेशनशिप कैसा है, तो बोथ पार्टीज बेनिफिशियल हैं, तो म्यूचुअलिज्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो कौन सा ओव्यूल का पार्ट है जो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है? तो वो इंटेग्यूमेंट नहीं है, प्लेसेंटा नहीं है, फ्यूनिकल नहीं है, वो तो है न्यूसिलस। क्या है बेटा? न्यूसिलस। और आपको पता है कुछ सीड में ये परसिस्टेंट न्यूसिलस देखने को मिलता है। ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। और पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है? बीट रूट और ब्लैक पेपर। अगला देखिए, पॉलन ग्रेन रिमेन्स प्रिजर्व एज फॉसिल। कह रहे हैं पॉलन ग्रेन को हम एज अ फॉसिल प्रिजर्व कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंस है हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। और इस स्पोरोपोलिनिन की बनाता है क्लोरीन के ऊपर आउटर लेयर जिसका नाम है एक्साइन, है ना। और एक्साइन की ये जो डिजाइन होती है स्पेसिफिक होती है पॉलन टू पॉलन। एक्साइन की वजह से या स्पोरोपोलिनिन की वजह से पॉलन एज अ फॉसिल प्रिजर्व हो सकते हैं हाई एसिड, हाई पीएच, हाई एल्कली या फिर एसिडिक मीडियम से या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन से अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये लेयर कौन सी है? एक्साइन लेयर है। और पता है जहां पर एक्साइन लेयर नहीं होती उस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं और जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बनती है। आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ ज्वेटराइन। ज्वेटराइन के फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड। ओवरऑल न्यूट्रलिटी, अगर वह कहा जाए कि अमीनो एसिड का सॉल्यूशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ज्वेटराइन के फॉर्म में। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाने पर नेचर ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बदलता, हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ द आयंस बदल सकते हैं। वो आपके इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम वो ज्वेटराइन कैटाइन के फॉर्म में बदल जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में एनाइन में। तो ये बात आपके अमीनो एसिड को लेकर बात है। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड। इसमें से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपके पास एक एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन होते हैं। काइटिन जो है, इनुलिन जो है, स्टार जो है, ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड है। जवाब आपके पास ट्रिप्सिन आया है। अगला देख लीजिए, असर्शन और रीजन है, गौर से पढ़िएगा। लिखा हुआ इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड। ओनली क्या लिविंग, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? नहीं, हम इसके अलावा हम यूज करते हैं प्लाज्मिड्स को भी, है ना। आपके पास ऑर्गेनिज्म लिविंग का तो यूज करते ही हैं, प्लाज्मिड्स को भी हम यूज करते हैं। जैसे कि रीजन में लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड एलियन जीन या डीएनए इनटू होस्ट सेल वी यूज प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज वायरस है, डिसार्म पैथोजन आपके पास ऑर्गेनिज्म है। एंड जीन गन की मेथड से हम इसका यूज करते हैं प्लांट में उसे ट्रांसफर करने के लिए। ये बात सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। इस तरह से आंसर सेकंड बन जाएगा। लिखा हुआ है हाउएवर व्हेन देयर सिचुएशन वेयर ऑर्गेनिज्म इज इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड। कह रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिससे ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड और उसे विलुप्तिकरण का खतरा है, मतलब वो इंडेंजर थ्रेटनिंग का रिस्क है उसके पास कि वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो उसे क्या करना चाहिए? नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन। व्हाट इज द डिजायर्ड अप्रोच? तो
तो हमें क्या करना चाहिए कि जहां पर वो जिस कंडीशन में रहता है उस कंडीशन को प्रोवाइड कराकर उसे क्या कर ले, प्रोटेक्टेड। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे जू में या फिर जूलॉजिकल पार्क में भेज सकते हैं, और जू या जूलॉजिकल पार्क आपके पास XC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होता है। कैसा कंजर्वेशन? और XC2 कंजर्वेशन को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो यहां पर आप देखिए XC2 कंजर्वेशन, इन situ नहीं, ऑफ साइट, इसका मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन सही है, आंसर 4 बनेगा। अगला देख लो, लिखा हुआ एन इंडिविजुअल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। इंडिविजुअल के कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, इंडिविजुअल के कुछ गुण होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम डेथ बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा हुआ है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, तो डेथ और बर्थ होगा, तो आंसर ए और बी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यहां तक बात आपको क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। लिखा हुआ आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल है, और फीमेल्स के लिए होते हैं, और ये हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन चिल्ड्रंस, दो बच्चों में गैप रखने के लिए आयोडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। लिखा हुआ है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन और प्रोटीन, बिल्कुल गलत। प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो ये वाली बात गलत है, पहली वाली बात सही है। एक स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, आंसर सेकंड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? आंसर सेकंड बन जाएगा, कोई डाउट नहीं मुझे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इन प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई थ्रू दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस एंड डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। बिल्कुल बात सही है कि प्रोकैरियोट्स में भले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता कि उसका डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में वो बिखरा हुआ घूमता रहे, वो एक जगह पर कन्फाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, जो उसे एक जगह पर बनाए रखती हैं। लिखा हुआ है दूसरे स्टेटमेंट डीएनए ऑफ इन न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, और प्रोटीन में वो प्रोटीन कैसी हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी बात सही है, दोनों बातें सही हैं, आंसर 4 बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है रेडियो आइसोटोप P32 और S35 कौन से एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है? आपको पता है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें फॉस्फोरस का यूज किया है उन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिव करने के लिए, और सल्फर का यूज किया है प्रोटीन को हैवी करने के लिए, और रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट की बात है, ना ही ग्रिफिथ के, ना ही फ्रैंकलिन और स्टाल के, और ना मैथ्यूज और मेसेल्सन के। आंसर आपके पास हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट होगा। आपको देखिए मैचिंग मिलानी है, मिला सकते हैं क्या? करेक्ट मैच बताना है। क्लेम आईडीएसएस, क्लेम आईडीएसएस आपके पास कैसी डिजीज है? तो आप मुझे बताइए। क्लेम आईडीएसएस क्योरेबल एसटीआई है, हेपेटाइटिस बी नॉन क्योरेबल है, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और वेसेक्टमी वास डिफरेंस को कट करके डाई करना, मेल नसबंदी जिसे हम सर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही मैचिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आंसर देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपके पास 4 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, बताइए करेक्ट मैच। सेक्रेटिन, सेक्रेटिन आपके पास कहां काम करेगा बताइए? फिर एस्ट्रोजन, फिर कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज होता है। सेक्रेटिन तो आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सही बात है, ए का तो फर्स्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन आपके पास निकलेगा कहां से? ओवरी से निकलेगा, ये हो जाएगा 4। कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलेगा, है ना, वो भी एड्रीनल ग्लैंड में पाई जाएगी, थर्ड हो गया। और प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से, और वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से, सेकेंड।
तो इस तरह से फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, आंसर क्या सेकेंड हुआ है। 159 का आंसर क्या बनेगा बेटा, 159 का आंसर सेकेंड बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आपके इस ऑप्शन में वो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल नहीं है। कोडीन, मॉर्फिन और कोडीन याद आया, एल्कोलॉइड हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एब्रिन, रेसिन और एब्रिन टॉक्सिन होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एंथोसाइनिन, पिगमेंट, जो कि आपके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ग्लिसरॉल सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच फिर से कराना है, बताइए। आरबीसी, आरबीसी की शेप कैसी होती है। आरबीसी की शेप है राउंड एंड बाई कॉन्केव, फर्स्ट सही लग रहा है। डब्ल्यूबीसी की शेप अमीबॉइड होती है, ये भी मैचिंग बिल्कुल सही है। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती है, बिल्कुल सही मैचिंग है। उसके अलावा कॉलमनार एपिथेलियम, जो एपिथेलियल सेल है, लॉन्ग एंड नैरो होती है। तो मैचिंग तो बिल्कुल आपके सामने एक दूसरे की बिल्कुल सही दी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर होना चाहिए और आंसर आपके पास फर्स्ट बन जाएगा। 161 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 161 का आंसर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ टेक्सा। मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सम एसोसिएटेड फीचर। तो आप देखिए इंसेक्टा भी टेक्सा है, इंसेक्टा को बोलकर कुछ फीचर एसोसिएट होते हैं। मोनेरा भी आपके पास टेक्सा है और पोटैटो भी आपके पास टेक्सा है। इसका मतलब सारे के सारे टेक्सा है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है गैस्ट्रिन एक्ट एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि इनहिबिट करता है किसे, सिक्रीशन ऑफ एसियल एंड पेप्सिनोजन। बिल्कुल गलत बात, ये इनहिबिट नहीं करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, गलत बात हो गई भाई साहब। फिर लिखा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अरे तुम तो इनहिबिट करोगे, तुम क्या करोगे, इनहिबिट। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए तो भाई साहब आंसर आपके पास क्या बन गया, फर्स्ट। 163 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला बताइए, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट म्यूचुअलिज्म। वन स्पीसीज इज हार्म्ड, अनदर इज अनअफेक्टेड। एक हार्म है और एक अनअफेक्टेड है, तो ऐसी तो आपके पास एमेंसलिज्म होगा, ना कि म्यूचुअलिज्म। ये एमेंसलिज्म है। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, यस म्यूचुअलिज्म है। वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म्ड। इसका मतलब आपके पास एक है प्लस और एक है जीरो, ये क्या हो जाएगा, कॉमेंसलिज्म। क्या हो जाएगा, कॉमेंसलिज्म। ठीक है, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज पार्शियली बेनिफिटेड, तो एक हार्म है और एक पार्शियली बेनिफिटेड है, तो माइनस और प्लस वाली बात है। ये हो सकता है आपके पास पैरासिटिज्म, हो सकता है कंपटीशन, है ना, वो इस तरीके की बात हो सकती। आंसर तो आपके पास सेकंड हो जाएगा। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्वाटिक मैमल। एक्वाटिक मैमल के डायरेक्ट एग्जांपल दिए हुए हैं, व्हील भी है, सेल्स और सी काउ भी है। आंसर 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4, कोई डाउट नहीं। अगला बताइए, लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉरुला। मॉरुला की बात कर रहा है, अबाउट मॉरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट। बेटा एक बात बताते हैं कि जब भी जाइगोट बनता है, जब उसमें क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती है वो इक्वल आपके पास बढ़ जाती हैं। कहते हैं सेल का साइज नहीं बढ़ता, आपके पास बस डीएनए का डुप्लीकेट होता है और बदल जाता है। अगर अनक्लीवेड जाइगोट के साइटोप्लाज्म की बात करी जाए तो जितनी भी सेल आपके पास मॉरुला में पाई जा रही हैं, उन सब में साइटोप्लाज्म तो अनक्लीवेज जाइगोट के बराबर होगा, लेकिन उन सब में डिवीजन हुआ है तो डीएनए उससे मच मोर होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक जाइगोट में जब डिवीजन हो रहा है तो वो साइटोप्लाज्म तो उतना ही रह रहा है, लेकिन 2 न्यूक्लियस में बदल जा रहा है। मतलब 2 सेल बन जा रही है, लेकिन वो इक्वल दोनों बराबर सेल्स हो जा रही हैं, साइटोप्लाज्म तो उतना ही रहा,
अब अगर इससे 4 सेल बना दो तो 4 सेल में साइटोप्लाज्म उतना ही बढ़ गया, लेकिन आपके पास 4 न्यूक्लियस हो गए। इसका मतलब जो इट हैज द ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अनक्लीवेड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। ये बात बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन सही है। लिखा हुआ इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए इन द अनक्लीवेड जाइगोट, गलत बात। इट हैज मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं। इट हैज मोर साइटोप्लाज्म, बिल्कुल नहीं। आंसर आपके पास फर्स्ट सही है, 166। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है, बताइए। तो देखिए लिखा हुआ क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड एक मैन मेड इकोसिस्टम है, एक्वेरियम भी मैन मेड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड और डेजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। लेकिन फाइटोप्लैंक्टॉन्स के सामने उन्होंने कंज्यूमर लिख दिया है, नहीं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स हर्बीवोर्स नहीं, सॉरी, प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो आंसर गलत आपके पास क्या हो गया? 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ विच काइंड ऑफ मेरिस्टेम इज आर फ्री ऑफ वायरस। तो जितना भी एपिकल मेरिस्टेम है वो वायरस से फ्री होता है, और हालांकि एक्सिलरी मेरिस्टेम इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, तो दोनों पार्ट वायरस फ्री होते हैं, एपिकल भी एक्सिलरी भी, ओनली एपिकल नहीं। तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच इन फाइनेंशियली, ठीक है, बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर जो भी आपके पास इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, उनको ये देखने को मिलेगा बायो रिसोर्सेस कम है, लेकिन उनके पास वैसे मतलब जो है ना चीजें, उनके दिमागी तौर पर उन्होंने आपको मशीनों के बेस पर अपने आप को डेवलप कर लिया है, लेकिन बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के मामले में बहुत पीछे हैं। लिखा हुआ है ट्रेडिशनल नॉलेज आर रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज, कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। बिल्कुल बात सही है। आंसर आपके पास दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर आपके पास 4 बनेगा। और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इनकरेक्ट बात बतानी, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, सही है। बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अनमाइलिनेटेड नर्व में स्वान सेल एब्सेंट लिखी हुई है, ये बात गलत है। स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं, माइलिन शीथ बनाए या ना बनाए अलग बात है। तो ये आपके पास इनकरेक्ट बात आ गई 4। तो ये हमने आपको 136 से 170 क्वेश्चन अपने पोर्शन के करा दिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आप अपने विक्रम सर के साथ कंटिन्यू करिए और सीखिए। ये था FST 27। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और ऐसे ही अपने आप को तैयार करते रहिए। आने वाले नीट 2025 में आपकी जीत जरूर होगी। थैंक यू सो मच बेटा। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन सेशन। आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 27, जो कि 19 दिसंबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में पेपर हुआ है। पेपर आप सबने बढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी अली सर, शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक की जर्नी आपके साथ की। और मैं विक्रम चक्रवर्ती अब 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आपके साथ करूंगा। अब आपके सामने पहला सवाल दिख रहा है 170 अंडरग्राउंड स्टेम सम प्लांट सचेज। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके जो आपका एनएमसी के सिलेबस में है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ये कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, याद रखिएगा। और ये सब एरियल, एक बात याद रखिएगा, जब मॉडिफिकेशन होते हैं तो एक होता अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एक होता सब एरियल, एक होता एरियल। सपोज दैट अगर ये ग्राउंड पोजीशन है, जमीन के अंदर कोई चीज़ विकसित होगी, डेवलप होगी, आलू हो गया, अदरक हो गया, और आपका ये हो गया क्या नाम है, जमीन का अंदर कोलोकेसी आरवी वगैरह, तो ये भूमिगत है। और कुछ ऐसे होंगे जो जमीन ग्राउंड पे तो रहेंगे, ये कुछ इस तरीके डेवलप होंगे, ऐसे मतलब जमीन पर रहेंगे लेकिन ज़्यादा हवा में नहीं होंगे। और एक होगा एरियल मॉडिफिकेशन, जैसे कि फिल्लोक्लैड, जैसे कि टेंड्रिल। तो एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड, 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो जो ये वाला आपको दिख रहा है ये सब एरियल है। पूछे क्यों? ये एक प्रकार की व्यवस्था होती है कि सपोज दैट एक आपका ये ग्राउंड पोजीशन है,
यहां पर ग्रास और स्ट्रॉबेरी ये लिखा हुआ है ऐसा, ठीक। यहां पर ये पौधे डेवलप होते हैं तो इनके अंडरग्राउंड स्टेम से यहां से एक हल्का सा छोटा सा से इंटरनोड निकल के दूसरी जगह पे जाता है और फिर यहाँ ये नया निके हो गया। सर निके का मतलब किसी दिए गए हैबिटेट के स्थान का, उसी हैबिटेट का वह स्थान जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। जैसे मैं रहता कहीं और हूँ लेकिन जो मेरा फंक्शन रोल है वो मेरी इंस्टीट्यूट में, तो ये मेरा निके है। वैसे ही पौधा जहाँ रहता, पौधा कहीं मूव तो कर नहीं सकता भाई, हम लोग तो ट्रांसपोर्ट कर सकते, ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पौधा जहाँ डेवलप हुआ वहीं पर उसका फंक्शन रोल होता है। तो ये इसका निके है। अब क्या करेगा, यहाँ से एक इंटरनोड निकल के यहाँ फैलेगा और ये वाला पौधा जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये मर जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें होती है कि अंडरग्राउंड स्टेम सब प्लांट्स स्प्रेड टू न्यू निके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। ये फिलिंदी ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये व्यवस्था ऐसे चलती है, समझ। सब एरियल मॉडिफिकेशन जमीन पर तो रहेगा तो ये ऐसे चल के आके बेंड कर जाएगा और फिर ये नया पौधा डेवलप कर जाएगा, याद रखिएगा। ग्रास ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया चीज। अब देखिए मैंगो में ऐसा कुछ है नहीं, पिस्टिया और इकॉर्निया में आपको पता है इसमें ऑफसेट पाए, जैसे आपने जलकुंभिया देखा होगा, ये पिस्टिया और आइकोर्निया इसमें ऑफसेट होता है, मतलब एक पौधा डेवलप होगा और इसके इंटरनोड से दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, ऐसे फैलता चला जाता है ये। तो थर्ड आंसर लिखा एग्जाम्पल ऑफ आर्गन ऑफ पेरिनेशन। आर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब ये है कोई मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स का कल्टीवेशन कर लें और नए प्लांट्स को हम डेवलप कर लें, ठीक। इसको बोलते हैं आर्गन ऑफ पेरिनेशन। आपको पता है कि जब आलू की खेती होती है तो आलू ही लगाए जाते हैं, आप एक अदरक से नए अदरक का पेड़ डेवलप कर सकते हैं। तो मतलब ये मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ही होते हैं आपके, भाई अरवी है, जमीन कंद है, टर्मरिक, जिंजर, ये सब के सब स्ट्रक्चर, इनसे आप नए पौधे का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आर्गन ऑफ पेरिनेशन। और ये बनते क्यों हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन को टाइड ओवर करने, मतलब ओवरकम करने। क्यों, आलू की फसल हम पूरे 12 महीना नहीं लगाते, एक समय आलू की फसल हो जाती है फिर उसको स्टोर रखते हैं और जब हमें फसल बोनी होती है तो उन्हीं आलू को लगा के हम नए पौधे का निर्माण करते हैं और अदरक लगा के नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसको, इस आर्गन ऑफ पेरिनेशन का क्या फायदा है, टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या, जिस समय इसके लिए खेती के लिए समय उपयुक्त ना हो। भाई 12 महीना एक ही खेत में अलग अलग फसल होती है, सरसों भी होता है उसी फसल में उसी खेत में आलू भी हो जाता है, टमाटर भी हो जाता है, बैगन भी कर लेते हैं और गेहूं भी बो लेते हैं, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, याद रखिएगा भाई। तो ये टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ये सब के सब आर्गन ऑफ पेरिनेशन है, ये मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं भाई। तो थर्ड आंसर लिखा से द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन। सबसे पहले डायग्राम को मैंने पहचाना, मुझे ये टर्निप दिख रहा है सर, टर्निप जिसको आप हिंदी में सलजम कहते हो और ये सैलड के रूप में इस्तेमाल होता है जो खाने में अच्छा लगता है। अभी मैंने कल ही इसको खाया है क्योंकि मैं सवाल दिया था आप लोग को, तो मैं सोचा आज देखिए एक चीज़ और, किताबों में पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, जब मैं कल खरीद के लाया हूँ तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि यार इसी चीज़ को तो मैंने कल बच्चों को सवाल दिया है, तो मैंने खाया, टेस्टी था, लेकिन अब भाई फलों के तुलना में उतना मज़ेदार नहीं था, ठीक ही था वैसे। तो टर्निप और सलजम है और इसका नाम होता है ब्रेसिका रापा, याद रखिएगा। अब ब्रेसिका रापा है तो जाहिर सी बात है इसकी फैमिली तो ब्रेसिकेसी हो गई, ठीक। तो फैमिली फेबेसी नहीं होगा, ब्रेसिका ओल्डेसी। ये गोभी का है भाई, कैबेज, ये गोभी का बॉटनिकल नेम है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहले तो ए गलत हो गया तो ये ऑप्शन गया और ई गलत हो गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब देखिए 3 तो आपके पहले गलत होगा। अगर आपको इसका साइंटिफिक नेम मालूम था कि भाई, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज़ के 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड, सब एरियल, इतना तो आपको पता है कि ये ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें हैं। तो ये तो भाई साहब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ही होगा। तो ये आपका एरियल मॉडिफिकेशन नहीं होगी, हवा में डेवलप होता हो, याद रखिएगा। हवा में डेवलप होने वाले अलग चीज़ें होती हैं। तो मुझे सी और डी सही दिख रहा है, दैट इज फोर्थ। वैसे भी हम ये जान गए कि इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका रापा है, तो कभी भी ई नहीं होगा। तो ये गया, ये गया, ये गया, दैट इज फर्स्ट आसन। तो प्यारे बच्चों, नीट के एग्जाम में भी एक सेंटेंस ऐसा होगा जो आपका क्लू पॉइंट होगा, जिसकी मदद से आप पूरे क्वेश्चन को निकाल, भले आपको नहीं पता था कि एरियल मॉडिफिकेशन है, भले आपको नहीं पता था कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, लेकिन आप अगर ये मालूम था कि ब्रेसिका ओलेरेसिया का नाम नहीं है तो आप इसका आंसर ऐसे ही निकाल सकते थे एक सेंटेंस की मदद से, ठीक है। फोर्थ आंसर भाई, सी एंड डी।
और आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो मॉडिफिकेशन हुआ ये किसके लिए हुआ? फूड के लिए हुआ भाई। कल मैंने इसको खाया है तो मैंने फूड के रूप में खाया, तो इसलिए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। और ये रूट का मॉडिफिकेशन याद रखिएगा। और ये टैप रूट मॉडिफिकेशन है। और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाइड हुआ था। दैट इज सी एंड डी, फोर्थ आंसर। अब देखिए सीधा एक्सटिंक्ट एनिमल, आपको मालूम है जो आपकी इवोल्यूशन के चैप्टर में एक आपका डायग्राम बना हुआ, उसमें देखिए ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है राइनिया टाइप प्लांट। तो राइनिया टाइप प्लांट जो है आपके आने वाले सभी पौधों का इंसेस्टर बना हुआ है। तो ये एक्सटिंक्ट है भाई, याद रखिएगा। और एक्सटिंक्ट है तो क्या है? ये प्लांट है, तो ये एनिमल तो हो नहीं सकता। तो मेरी समझ से आपका ये आंसर गया, आपका ये आंसर गया। पहले ये प्लांट है, राइनिया टाइप प्लांट से ही आने वाले पौधे डेवलप हुए। अब देखिए ये और ये डायनासोर्स हैं, ये आपकी इवोल्यूशन के चैप्टर में लिखा है। और डायनासोर एक्सटिंक्ट होते हैं। तो भाई बी और ई तो हमारा हो गया। अब बी और ई कहाँ पर? इन दोनों में है। अब मामला फंसा इन दोनों। आपने बायोडायवर्सिटी में पढ़ा था कि बायोडायवर्सिटी लॉस होने के 4 कारण थे: हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो कहते हैं बहुत से ऐसे जंतु दुनिया में थे जिनका हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया। हम मानते हैं कि हम बहुत से ऐसे जंतु होते हैं, पालतू जंतु, जिनको हम कमर्शियल पर्पज से पालते हैं, लेकिन वो एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मुर्गी, जैसे कि बकरी, बकरा, ठीक है, मछलियाँ एक्सटिंक्ट नहीं होते। लेकिन जब आप उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, मतलब जितनी उसकी नीड है, हमारी ज़रूरत लालच में बदल जाएगी, तो फिर नुकसान करेगा। तो कहते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे आती है? जब ज़रूरत लालच में बदल जाती है कि भैया हाँ केवल हमको चाहिए, किसी और को ना मिले। ठीक, तो यहाँ पर आपके 2 एग्जाम्पल दिए गए थे, पैसेंजर पिजन और स्टीलर सिकाऊ। तो ये दोनों बायोडायवर्सिटी के चैप्टर में लिखे हैं कि एक्सटिंक्ट हैं। बी सी डी ई, क्या आंसर आ गया? पहला आंसर। ठीक, अब देखिए इन डायग्राम्स को आपने पहचाना। ये तो भाई साहब रोहू दिख रहा है मुझे, ये मेढक दिख रहा है, और ये क्रोकोडाइल दिख रहा है। ठीक, और ये मुझे चमगादड़ दिख रहा है, और ये मुझे पैरट दिख रहा है। ठीक, और ये मुझे दिख रहा है ऑर्निथोरिंकस। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कहते हैं विविपेरस। विविपेरस का करेक्टर मेनली मैमल्स का है, एक्सेप्ट ये ऑर्निथोरिंकस। और कुछ इनवर्टिब्रेट जैसे स्कॉर्पियन, स्कोडॉन, वूचरेरिया, वाइपर, इन सब वाइपर में भी एक कार्डेट है। तो कहते हैं कार्डेट में भी आपका वाइपर है और आपके मैमल्स हैं, और नॉन कार्डेट वूचरेरिया है, स्कॉर्पियन है, और इसके अलावा कार्डेट में आपका डॉगफिश भी है। तो ध्यान से देखिए, ये ओविपेरस है, ये ओविपेरस है, ये भी ओविपेरस है, और ये भी, और ये एक्सेप्शनली ओविपेरस है। तो विविपेरस पूछा अगर 5 पहले मैदान से बाहर, केवल एक ही भाई साहब ये चमगादड़ बचा। अब कमाल की बात, अगर आपने ओविपेरस समझ के आंसर लगाया तो आंसर आपका चौथा आ जाएगा। दोनों के आंसर मैंने दिए हुए, ध्यान रखिए, पेपर तो मैंने ही बनाया है। तो मैंने ओविपेरस का भी आंसर दिया है और मैंने विविपेरस का भी आंसर दिया कि बाई मिस्टेक से आप पढ़ लें अगर ओविपेरस या विविपेरस, तो आंसर आप चौथा लगाएंगे, दैट इज सेकंड आंसर। तो ये एक्सेप्शनली मैमल है जो कि आपका ओविपेरस है, और बाकी सब तो ओविपेरस हैं। इसके अलावा वाइपर और डॉगफिश वो कार्डेट हैं जो विविपेरस हैं, और आपके नॉन कार्डेट वो चिलेरिया और स्कॉर्पियन है भाई, ध्यान रखिएगा। दैट इज फर्स्ट सेकंड आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि सपोज दैट ये आपका एक पेड़ है, सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, ये करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से ये कुछ बनाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, जो कि इसकी क्या बनती है? प्रोडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम ड्यूरेशन लिया तो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन है, और प्रोडक्टिविटी टाइम रिस्पेक्ट टू। तो अभी को बताइए, ये कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, इससे हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन पौधा खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको भी तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ये कि हम लोग तो पेड़ पौधे तोड़ के खा लेते हैं, खरीद के खा लेते हैं, लेकिन पौधा किससे मांग के खाएगा? तो भगवान ने कहा कि जो तुमने बनाया है कुछ पार्ट उसका इस्तेमाल कर लो। तो कार्बोहाइड्रेट का ही कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेगा मेटाबॉलिज्म में, मतलब रेस्पिरेशन में जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो जो बना टोटल वो तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो उसमें से फिर हमने रेस्पिरेशन घटाया तो जो बचा वो क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हमेशा कम होती है, और ग्रास प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो बना पूरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बना जीपीपी, और जो लॉस होने के बाद हम लोग को मिल रहा खाने के लिए, जैसे सपोज कल मैं खेत में जाऊँ, गन्ना अपना उखाड़ के चूस लूँ, मैं कोई पालक की साग लेके खा लूँ, तो जो मुझे खाऊंगा उसकी एनर्जी को वो नेट वाला खाऊंगा। तो कहते हैं कि इकोसिस्टम में नेट प्रोडक्टिविटी हमेशा लेस देन कम होती है, किससे? ग्रास से। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में लॉस होता है भाई,
फोटोसिंथेसिस में लॉस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में तो बनता ही है। ये गलत है भाई। तो मुझे सही दिख रहा है और रीजन फॉल्स दिख रहा है, सेकेंड आंसर। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। लिखा विद द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको मालूम था कि जब आप सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ की बात करते थे, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, तो ये कहा गया कि भाई साहब डीएनए किसी जीव में है, पहले वो बनाएगा एमआरएनए, फिर वो बनाएगा प्रोटीन, और उसके बाद ये बनाएगा आपका कोई एक्टिविटी करेगा या रिएक्शन करेगा, मान लीजिए, ठीक है, रिएक्शन करेगा। तो इस प्रोसेस का नाम, अब देखिए डीएनए से ही डीएनए बनता रहे तो इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। अब देखिए मैं कह रहा हूँ, अब देखिए कभी कभी कुछ ऐसे वायरस होते हैं रेट्रोवायरस जिनमें आरएनए जीनोम का वायरस होता है, तो उसमें आरएनए से पहले डीएनए बनता, फिर एमआरएनए, फिर ये चलती है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि एचआईवी, ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सही दिख गया। और यही हमारा आरएनए से आरएनए का कोई प्रक्रिया नहीं, हाँ डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, याद रखिएगा। अब देखिए आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये भी गलत, ठीक। तो मुझे क्या दिख रहा है, सेकेंड आंसर दिख रहा है। अब देखिए आपको बताया गया था जब आप लाइकोपेरान की बात करते हो, लाइकोपेरान, तो इसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक थे जैकब और एक थे मोनड। इन दोनों के फील्ड जो था, उनके रिसर्च का अलग अलग था भाई। फ्रांसिस जेकब तो था वो जेनेटिसिस्ट था, और जो जैकब तो ये क्या थे, बायोकेमिस्ट थे। तो इनका तो भाई साहब ये मिल गया, मतलब बी सेकेंड और डी फोर्थ। और आपको मालूम था कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन में रो फैक्टर होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए, उसी प्रकार से एक रिलीज फैक्टर होता है ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करने के लिए, C3। और लैक्टोज तो आपको पता है ये वो सबस्टेट है जो बीटा ग्लूटासाइडेज इसको डाइजेस्ट करने के लिए था। और इसके लिए कौन सी जीन थी, जेड जीन थी भाई, ये फर्स्ट। तो लाइकोपेरान में 3 जीन थी, जेड वाई ए, यही जेड वाली बीटा ग्लूटासाइडेज बनाती है एंजाइम जो कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए था भाई। वाई परमिएज ये ट्रांसस्टाइलेज होता है। तो क्या गया, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ से फर्स्ट आंसर। हाँ, साइंटिस्ट का योगदान और साइंटिस्ट की मतलब वो फील्ड की वो क्या है, फिजिसिस्ट है, बायोकेमिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, ठीक है, बॉटनिस्ट है, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। अब देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों कि आप भले याद नहीं करोगे लेकिन हम आपको जरूर याद करवा देंगे। मैं कह रहा हूँ UUG आपके ल्यूसिन से मैच करेगा, ए फर्स्ट, और GUA वैलिन से मैच करेगा, और CAU हिस्टडीन से मैच करेगा, और CCCA प्रोलिन से मैच करेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब याद क्या करना है, मैं कह रहा हूँ मैंने एक सवाल में 4 कोडान आपको दिए, 4 कोडान को आप एक पेपर में जो ये सवाल है हर दिन आप केवल 10 सेकंड के लिए आप एक बार सॉल्व कर लीजिए या देख लीजिए। तो 4 कोडान अगर आप याद कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। आप एक साथ पूरा कोडान नहीं याद कर सकते, क्योंकि भाई एग्जाम से पहले मुझे NCERT आप लोग को तैयार करवानी है। अब हम कैसे कराएंगे वो तो हमारी जिम्मेदारी है। बात को समझिए, ठीक है, बात को समझिए। हमारी तो जिम्मेदारी है आपको पूरे NCERT की तैयारी कराने की। तो इसलिए हम आपको क्या करेंगे, कोडान भी देंगे, हर वो पार्ट जो आप नहीं पढ़ना चाहते। बहुत से बच्चे आते सर ये कैसे याद होगा, वो याद होगा ही। अगर आप साल भर में 25-30 बार देख लेंगे सवाल को तो कम से कम कुछ नहीं, आधे कोडान तो आपके तैयार हो ही जाएंगे, और आधा अगर तैयार हो जाएगा तो आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 179 का मुझे थर्ड दिख रहा है आपका, AUU ल्यूसिन, और GUA आपका वैलिन, और CAU क्या आ गया आपका, हिस्टडीन, और CCA प्रोलिन, दैट इज सी सेकेंड, थर्ड आंसर। लिखा कि प्राइमर्स यूज ड्यूरिंग अनिलिंग स्टेज। आपको मालूम था कि प्राइमर्स जो था, प्राइमर्स ये स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज ऑफ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड था। और ओलिगो न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे आपको पढ़ते हो ना पॉली न्यूक्लियोटाइड, तो जाहिर सी बात है ये टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, याद रखिएगा, प्राइमर, ठीक। तो सेकेंड आंसर। अब लिखा है कि इन प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये एक प्लांट है, और इस प्लांट में मुझे अगर ग्रोथ को मेजर करना है तो मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। पहला तो इसका फ्रेश वेट बढ़ जाए, ड्राई वेट बढ़ जाए, सेल का नंबर बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, पत्ती की सरफेस एरिया, पॉइंट टिप की लंबाई है,
पौधे की भी लंबाई है, टहनियों की लंबाई है, आप किसी भी तरीके से मेजर। तो इसका मतलब केवल एक पैरामीटर नहीं है कि उसका भार कितना है, एक पैरामीटर नहीं है कि उसकी लंबाई कितनी बड़ी है, एक पैरामीटर नहीं है कि सरफेस एरिया कितना बढ़ा, वॉल्यूम कितना बढ़ा। हम इन सब को मिला करके पौधे की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कल मुझे पौधा इतना बड़ा दिखा, परसों मुझे इतना बड़ा दिख गया, फैल गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, तो देख के तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं ना कि इसका 3 डायमेंशन बढ़ रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, पत्ती का सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम वैरायटी ऑफ पैरामीटर के माध्यम से पौधे की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस मुझे सही दिख रहा है और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज आंसर थर्ड, बोथ ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ए, थर्ड आंसर। अब देखिए मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का नाम मैमरी ग्लैंड, और आपको इतना तो पता है कि मैमरी ग्लैंड जो है वो मैमल का करेक्टर है और यूनिक है, मोस्ट यूनिक है। ये सारे मैमल का करेक्टर है भाई। एक बात और, सारे मैमल का करेक्टर ईयर पिन्ना नहीं है, बॉडी हेयर नहीं, लेकिन सारे मैमल का करेक्टर मैमरी ग्लैंड है और मस्कुलर डायफ्राम है, मस्कुलर डायफ्राम। और कैमल तो ऊंट है इसलिए सही है। अब देखिए बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटर एटमॉस्फेयर। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ का वातावरण टेम्परेचर कुछ और है, मेरे शरीर का टेम्परेचर जो 37 डिग्री है जो है, मेरा मन किया मैं गया नदी में कूद गया, वहाँ ठंडा पानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर का ठंडा हो। जो टेम्परेचर मेरे शरीर का भी है वो केवल वहाँ भी उतना, लेकिन थोड़ा सा 0.1 डिग्री का थोड़ा बहुत अंतर आता है। वो किस लिए आता है? क्योंकि एकाएक जब आप जाते हो तो होम्योस्टैटिस उसके बाद मेंटेन करती है। मतलब हमारे अंदर एबिलिटी है अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की, और इसीलिए एक टर्म आता है होम्योथर्मस। क्या आता है भाई? होम्योथर्मस। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बर्ड। और इसके एग्जाम्पल और कौन से? मैमल। अब देखिए वल्चर एबिलिटी टू कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये सेंटेंस यहाँ होना चाहिए भाई। और वल्चर एक क्या है? बर्ड्स है। अब देखिए फ्रॉग एम्फीबिया की स्किन जो होती है वो स्केल्स नहीं होती, स्केल्स नहीं होता, प्लेक्वाइड स्केल इसमें नहीं है। और वैसे प्लेक्वाइड स्केल किसमें है? कॉन्ट्रेक्थीज में है भाई। तो फ्रॉग या एम्फीबिया में स्केल एब्सेंट है भाई। अब देखो माउथ की पोजीशन जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर जो डॉग फिश से वेंट्री लोकेट होता है, मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से डॉग फिश को या सबको, तो आप देखिए ध्यान से, ये माउथ कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए किताब ऐसे वेंट्रली बना हुआ है। दैट इज थर्ड आंसर। लिखा सेड द एनिमल इन विच मीडियम। आपको बताया गया था कि जब आपकी जर्मिनल लेयर बनी थी तो सबसे पहले आया डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इनको क्या बोलते हैं सर? डिप्लोब्लास्टिक। इनके फाइलम हम कह सकते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अब इसके बाद थर्ड जर्मिनल लेयर आया मीजोडर्म, ठीक आ गया। लेकिन आप देखिए कि जो आपका एस्के हेलमिन्थीज है, इसमें जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपकी छल्ले के रूप में पाई जाती है क्या चीज? मीजोडर्म। तो स्कैटर्ड पाउच के रूप में पाया जाना एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच मीजोडर्म का ये कैरेक्टर है स्केलमिन्थीज का। और इसके लिए एक टर्म हमने क्या लिया था? स्यूडोसीलोम लिया था। तो ये कैरेक्टर तो एस्के हेलमिन्थीज का है। अब इसमें से एस्को हेलमिन्थीज के मेंबर को छांट लो तो मुझे तो वोचेरेरिया दिख रहा है, मुझे एस्कैरिस दिख रहा है। दैट इज दो ही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। आंसर इज 2। समझ गए आप लोग? अब देखिए साइकॉन पोरीफेरा, गार्गोनिया सिलेंट्रेटा, एनोफ्लिस आर्थ्रोपोडा, लिमलस आर्थ्रोपोडा, फेटिमा एनिडा और एंटीडॉन क्या है भाई? ये आपका क्या नाम है? मोलस्का का है। इसका मतलब मीजोडर्म अगर स्कैटर्ड पाउच के रूप में है तो भाई साहब ये सीडोसिलोम है। और सीडोसिलोम एस्के हेलमिन्थीज कैरेक्टर, एस्कैरिस राउंड वन, वोचेरिया फाइलेरिया वन। दैट इज सेकेंड आंसर, याद रखिएगा। अब लिखा इन द गिवन। अब देखिए प्लांट के अलग अलग ग्रुप में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की पोजीशन अलग अलग होती है। अगर हम एल्गी की बात करें तो गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है इन जनरल। अगर हम 5 किंगडम के अकॉर्डिंग चलें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला को अलग रखें जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, वहाँ पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों का दोनों यूनिसेलुलर है, ठीक। अगर हम 5 किंगडम को चलें तो एल्गी मल्टी सेलुलर है, इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर डोमिनेटिंग, ठीक। और स्पोरोफाइट क्या होगा? जाइगोट सिंगल सेल। अगर फिर ब्रायोफाइटा में आइए गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर डोमिनेटिंग और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर लेकिन डोमिनेटिंग नहीं है। अब टेडोफाइटा में क्या हुआ? आपका जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर, लेकिन डोमिनेटिंग जो है वो गैमेटोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट है। और अगर हम जिम्नो एनजीओ की बात कर लें, जैसे मान लीजिए मैं जिम्नोस्पर्म की अगर बात करूं, जिम्नोस्पर्म
और एंजियोस्पर्म। इसमें अगर मैं आर्चिगोनिया ले लूँ फीमेल गैमेटोफाइट तो ये मल्टी सेलुलर है, और अगर मैं इसमें एम्ब्रियो सैक ले लूँ जो कि 7 सेल्ड है तो अगर मैं इसको मल्टी सेलुलर कंसिडर करूँ भी, लेकिन यहाँ पर भी ये डोमिनेटिंग नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सेंटेंस है ये गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर हो लेकिन डोमिनेटिंग स्टेज ना हो, उसमें हमें टेडो जिम्नो एंजियो के एग्जाम्पल छांटने हैं। एल्गी और ब्रायोफाइटा मैदान में नहीं आएंगे, ये वो हैं जिनमें गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है। याद रखिए गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है और डोमिनेटिंग है। तो क्वेश्चन आपका नॉट डोमिनेटिंग है, तो भाई स्पाइरो वगैरह एल्गी गलत, ग्रेसिलेरिया एल्गी ये भी गलत, और स्फेग्नम मॉस गलत, मार्केंसियोलिड ये भी गलत, केवल सेलेजिनेला टेरिडोफाइट एडियंटम और आपका इक्विसिटम आएगा, ये भी एल्गी है। तो दैट इज 3। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट का क्वेश्चन था कि गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर हो लेकिन डोमिनेट ना हो, तो टेडो जिम्नो एंजियो इन तीनों को हम जिम्नो एंजियो भी ले सकते हैं। अगर हम 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक माने तो ये भी मल्टी सेलुलर में ही आएगा, 2 सेल से ज़्यादा है। और आर्चिगोनिया तो मल्टी सेलुलर होती ही है, और टेडोफाइटा में तो दोनों ही आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग क्या है स्पोरोफाइट, तो नॉट डोमिनेटिंग स्टेज। तो यही 3 आएंगे भाई, 3 थर्ड आंसर। अब देखिए सेल द टिश्यू सेल विच आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। आपको मालूम है कि एक प्लांट में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर, अलग अलग टिश्यू पाए गए, वो अलग अलग टाइप की चीज़ों से बने। अब देखिए इस मीजोफिल जो कि पत्ती में क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, पत्ती का ग्राउंड टिश्यू है ये, तो ये पैरेन्काइमा का बना है। मिडली रेंज डाइकॉट स्टेम यही पैरेन्काइमा है। कॉर्टिकल लेयर, अब देखिए डाइकॉट स्टेम में जो कॉर्टेक्स है वो फर्दर 3 लेयर में डिवाइड है, एक है हाइपोडर्मिस और उसके बाद कॉर्टिकल लेयर और फिर एंडोडर्मिस, ये दोनों पैरेन्काइमा, ये कोलेनकाइमा का होता है। तो आपसे कॉर्टिकल लेयर पूछा गया है। एपिडर्मल सेल तो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमाटा होती है, और हाइपोडर्मिस इन मोनोकार्डिस्कम किसका भाई, ये स्क्लेरेनकाइमा है। याद रखिएगा, तो ये मुझे गलत दिख रहा है, ABCD क्या आंसर आ गया, पहला आंसर। तो ABCD पहला आंसर फर्स्ट। अब देखिए होता क्या, सपोज है पानी की धारा ऐसे बह रही है, बहुत से जीव होते हैं जो पानी की धारा के साथ बह जाते हैं पैसिवली, वो एफर्ट नहीं करते हैं, तो उनको बोलेंगे प्लैंकटन, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ए फर्स्ट। ठीक, और बहुत से ऐसे होते हैं जो पानी की धारा बह रही हो लेकिन वो खुद तैर के जाएंगे, दैट इज क्या होगा, नेक्टोनिक, एक्टिवली स्विमर। तो प्रोटोजोअन्स प्रिमिटिव ये एंसेस्टर हैं, ये एनिमल्स के एंसेस्टर है भाई। स्पोर ऑफ स्लाइम वॉल ट्रू वॉल, लेकिन हाँ स्लाइम मोड में खुद सेल वॉल नहीं होती लेकिन उसके स्पोर में होती है। अब डाइकैरियोटिक सेल स्टेज क्या है कि स्कोर बेसिडियोमाइस्टीज में सबसे पहले 2 हाइफा जब जुड़ते हैं तो उनका प्लाज्मोगैमी हो जाता है, लेकिन अब हाइफा दोनों फ्यूज कर गया, दोनों हाइफा इनके फ्यूज कर गए ऐसे, लेकिन आप देखिए दोनों न्यूक्लियस अभी बना हुआ है, इसी को डाइकैरियो फिर डाइकैरियन कहते हैं, और बाद में फिर न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है। तो ये सही है भाई। तो मुझे ए फर्स्ट दिखा, मुझे बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो प्लैंकटॉनिक का मतलब पानी की धारा के साथ बह जाने वाले, इनको प्लैंकटन बोलते हैं, क्राइसोफाइट होते हैं, फ्लोट पैसिवली वाटर, ए फर्स्ट। और प्रोटोजोन का एंसेस्टर है या प्रिमिटिव है, बी सेकेंड। और स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड ट्रू वॉल होंगे, लेकिन स्लाइम मोल्ड खुद में ट्रू वॉल नहीं है भाई, सी थर्ड। और डाइकैरियोटिक सेल, इसी को डाइकैरियन भी कहते हैं, और ये स्कोमाइस्टीज वेस्टियोमाइस्टीज में है, सी थर्ड, डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये डायग्राम तो मुझे वेसल्स का दिख रहा है सर। अब वेसल्स क्या है, एक कंपोनेंट है, क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कौन सा, जाइलम, और इसमें किसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट में वर्क करता है। तो नॉन लिविंग होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म का खत्म हो जाता है, इन्वॉल्व वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये सिंपल टिश्यू का पार्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, दैट इज आंसर थर्ड। अब देखिए हमारे डायरेक्टर सर हमेशा पढ़ाते हैं कि सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो ऐसे प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। तो सबसे छोटा स्टेज यही एनाफेज है, दैट इज फर्स्ट आंसर। याद रखिए, स्मॉल स्टेज इन फेज ऑफ सेल साइकिल, PTMA। अब देखिए प्रोफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो होता है वो मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में होता है, और जब आपका ये जो सेंट्रोमियर है ये ऐसे स्प्लिट करेगा तो यही दोनों अपने अपने पोल की तरफ ऐसे मूव कर जाएंगे, क्रोमेटिड। तो ये भी आपके एनाफेज 2 में ही होता है। अब देखिए बचा फॉर्मेशन ऑफ कियास्माटा, भाई साहब ये आपका डिप्लोटिन में, क्रॉसिंग और पैकेटिन में, साइनोसिस जाइगोटिन में, और ये तीनों के तीनों प्रोफेज 1 के ही सब स्टेज की घटनाएं हैं, CDE। दैट इज क्या आंसर आ गया, प्रोफेज 1 का फर्स्ट आंसर।
अब लिखा है रेस्पिरेटरी, आपको मालूम है कि हमारे नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट, और एल्वियोलाई और जो उसके डक्ट होते हैं एक्सचेंज पार्ट। क्यों? यही एल्वियोलाई वो पार्ट होता है जहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है और जो CO2 टिश्यू निकलती है वो बाहर जाती है, एक्सचेंज पार्ट, और इसी को रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं। फोर्थ आंसर। अब लिखा इन मेनी कल्चर, होता क्या है आपको मालूम है, एक बड़ा सा जंगल है। मान लीजिए आप जिंदगी में किसी चीज़ को जब पूजते हो, पूजनीय मानते हो, तो कभी भी आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई भी नॉर्मल इंसान मंदिर में जा कर के मंदिर को तोड़फोड़ नहीं करता है। कोई नॉर्मल इंसान कभी भी मंदिर में जाकर खुद से मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, गंदगी नहीं मचाएगा मंदिर के अंदर, क्योंकि भगवान हमारे लिए पूजनीय है। बात को समझिए। तो जो अगर किसी चीज़ को हम पूजेंगे और किसी चीज़ को बहुत मानेंगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए पूजनीय है, मतलब पवित्र है मेरे लिए, तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहा गया। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ है उसे बचाओ, उसे बचाना। तो हम कह रहे हैं अगर हमने पेड़ों को ही पूजना शुरू कर दिया, पवित्र मान लिया, तो हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, और जाहिर सी बात है ये नेचुरली अपने आप कंजर्व हो जाएंगे। इसीलिए ये इन सीटू का एग्जाम्पल है, अपने ही प्लेस पर ये कंजर्व हो जाते हैं। और इनके लिए एक टर्म होता है सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि चंदा और बस्तर एरिया मध्य प्रदेश में है भाई, और खासी जयंतिया हिल्स कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है। तो ये होता है सैक्रेड ग्रुप्स होता है भाई, मतलब आप जो पेड़ जहाँ थे, जंगल थे, वहाँ के आपके आदिवासी ट्राइब्स पीपुल्स ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया, तो पेड़ अपने आप कंजर्व हो गया। तो एक प्रकार का ये कंजर्वेशन है ये, ठीक है। ये इन सीटू है सैक्रेड ग्रुप्स। और जूलॉजिकल पार्क तो आप जानते, चिड़ियाघर। और टिश्यू कल्चर तो आपको पता है एडवांस टेक्निक है किसकी? नए पौधे के निर्माण करने की। और सीड बैंक तो आपको पता है कि इसमें सीड रखे जाते हैं जो आपके बहुत ही थ्रेटेंड या क्रिटिकली इंटेंजर्ड होते हैं स्पीसीज के। ऐसे ही पॉलन बैंक, ऐसे गैमीड बैंक, और ये तीनों आपके क्या है? 1 2 4, ये एक C2 कंजर्वेशन। थर्ड आंसर लेगा कॉम्पिटेंट सेल। अब देखिए सपोज एक एलियन DNA हमें मिल गया और वेक्टर से आप इसे भेजना चाहते हैं किसी होस्ट कोशिका के अंदर बैक्टीरिया में, तो क्या करेंगे? पहले इसको डाईवैलेंट के टाइम से हम ट्रीट करेंगे, जिससे ये इसको लेने के लिए इसको कॉम्पिटेंट बन जाए। और यहाँ पर क्या ये कैल्शियम, ठीक है, नहीं यहाँ पर डाईवैलेंट कैटायन होता है, दैट इज सेकेंड आंसर। तो हम क्या करेंगे? कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, डाईवैलेंट कैटायन लगाते हैं। और भी तरीके हैं, आइस हीट ट्रीटमेंट, जीन गन है, और माइक्रो इंजेक्शन है, कई और भी चीज़ें हैं। सेल को मतलब एलियन DNA को होस्ट कोशिका में भेजने के लिए डाईवैलेंट कैटायन, सेकेंड आंसर। लिखा आपको मालूम है कि सपोज दैट ये हमारा एक बैक्टीरिया है और इसके अंदर हमें लगा कि हमारा ये डिजायर्ड DNA है होस्ट मतलब मेन DNA के अलावा, तो अगर मुझे इसको आइसोलेट करना है केवल DNA को, तो जितने बाकी के पार्ट हैं उन्हें मैं पहले डाइजेस्ट करूंगा और रिमूव करूंगा, डाइजेस्ट और रिमूव करूंगा। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, फिर इसके प्रोटीन को, फिर इसके RNA को। तो RNA के लिए कौन सा एंजाइम? RNase। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, और इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? लाइसोजाइम। तो इसका मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम से। अगर ये फंगल सेल होता तो उसकी सेल वॉल काइटिनेज से हटाते हैं, प्लांट होता सेलुलेज से हटाते हैं, दैट इज फर्स्ट आंसर। लिखा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कुछ नहीं सर, हमें पता है एक हैबिटेट है और यहाँ कुछ पॉपुलेशन पहले से थी, और इनके अंदर अगर ब्रीडिंग होगी तो जो पैदा होंगे वो बोलेंगे नेटेलिटी, जन्म दर। जो मर जाएंगे एक टाइम ड्यूरेशन में उनको बोलेंगे मॉर्टेलिटी। कुछ उठ के दूसरे हैबिटेट में चले जाएंगे, क्या बोलेंगे सर? ई माइग्रेशन। कुछ चले आएंगे एक टाइम से, इनको क्या बोलेंगे सर? ई माइग्रेशन। तो क्या लिखा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, का मतलब एक दिए गए टाइम पीरियड जिसमें हम कंसीडर करें 6 महीना, 1 साल, 2 साल। हम कहते नहीं है कि पिछले 5 सालों में इतने लोग यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गए, तो इसको क्या बोलेंगे? ई माइग्रेशन बोलेंगे, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दाउ सिंथेसाइज, कुछ नहीं आपको मालूम था कि हाइपोथैलेमस जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरल सिस्टम दोनों की तरह वर्क करता है, इसमें एक सेल होती है न्यूरो सेक्रेटरी सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और ये कुछ न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीट करता है हार्मोन, उनका नाम ऑक्सीटोसिन, और दूसरा वैसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम ADH। अब ये निकल करके कहाँ स्टोर होगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जब बॉडी की नीड होती है तो यहाँ से रिलीज होता है, स्टोर एंड रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये केवल स्टोर और रिलीज करता है किसको? हार्मोन को। तो यहाँ पर आंसर ऑक्सीटोसिन और PYQ था भाई। लिखा मीजोफिल, अभी मैंने बताया ये पैनकाइमा का बना है,
ए फर्स्ट। और रिंग अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में होती है, आपको पता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वेस्कुलर बंडल लगे हुए हैं लाइन से। और स्केन काइमा आपको पता मोनोकॉट स्टेम की, दैट इज सी थर्ड। और पहले अब देखिए डाइकॉट लीफ की जब आप स्ट्रक्चर देखते हो बच्चों, डाइकॉट लीफ का ये ऐसे, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है पैलिसेड पैरेन्काइमा, और बीच में ये क्या दिख रहा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये वाला अपर सरफेस है, और अपर को ही आप डॉर्सल बोलते हो या इसी को एडेक्सियल सरफेस बोलते हो। तो हमें मीजोफिल क्या दिखा पैरेन्काइमा ए फर्स्ट, और रिंग अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम बी सेकंड, स्कैन काइमेटस हाइपोडर्म मोनोकास्ट सी थर्ड, और पैरेन्काइमा एडेक्सियली प्लेस दैट इज डी फोर्थ। क्या आंसर है फर्स्ट। अब लिखा हुआ फॉलोइंग, कुछ नहीं सर, अगर हम आपके एक न्यूरॉन की बात करें, ये साइटॉन और ये आपका डेंड्राइट्स, और ये मैंने एक्सॉन ऐसे बना दिया, ठीक, ये मैंने आपको एक्सॉन ऐसे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये ऐसे स्वान सेल है, ये मैंने नोट्स ऑफ रेनवियर बना रहा हूँ, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये आपकी माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होती, कुछ जगहों पर वो एब्सेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर, ठीक है नोट। और ये माइलिन शीथ कौन बनाती है, स्वान सेल बनाती है, याद रखिएगा माइलिन शीथ बनाती है स्वान सेल। कमान की बात, चाहे माइलिन शीथ बने या ना बने, माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो या ना हो, स्वान सेल दोनों प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों में स्वान सेल प्रेजेंट होता है। जिसमें बनाती है स्वान सेल माइलिन शीथ उसको बोलते हैं माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड, नहीं बनाती है नॉन माइलिनेटेड। तो इसका मतलब जो आपका नोट्स ऑफ रेनवियर है उसके लिए ये करेक्ट है कि ये आपका जो आपका न्यूरीलेमा है, न्यूरीलेमा सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, वो तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जो आपका माइलिन शीथ है वो डिसकंटिन्यूअस है, याद रखिएगा भाई, दोनों डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और न्यूरीलेमा डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और माइलिन शीथ से कवर्ड भी नहीं है, दैट इज थर्ड आंसर। तो माइलिन शीथ यहाँ एब्सेंट है, इसी को बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर, थर्ड आंसर। लिखा सर तक कुछ नहीं सर, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में आपने देखा था कि 1,25,000 इनवर्टिब्रेट दिखा था मुझे, और इसमें 40,000 प्लांट दिखा था, 3,000 मछलियां दिखी थी, ठीक, और 1,300 बर्ड्स स्पीसीज थी, 427 एम्फीबिया और कौन सा मैमल, और 378 रेप्टाइल थे। अब ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ 4 वर्ड्स लिए गए हैं, फिशेस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिश, सबसे बाहर फिश ही होगा, ये तो गया काम से। उसके बाद क्या आएगा, बर्ड्स आएगा, और उसके बाद आएगा मैमल, उसके बाद रेप्टाइल, दैट इज फर्स्ट आंसर। 378, 427, 1,300 और 3,000। अब चूंकि बाकी और का लेता तो उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते, लेकिन डेटा आपको याद होना चाहिए था, फर्स्ट आंसर। अब लिखा मेंडल डायोड एक्सपेरिमेंट विद जीनोटाइप्स। तो जब आपसे बोल दिया जाए, करेक्टर दे दिया जाए से येलो राउंड, याद रखिएगा येलो राउंड, तो येलो होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये, और राउंड होने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये। एक बार हम इसको इससे जोड़ लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर देखिए इसको मैंने इससे जोड़ लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 जीनोटाइप ऐसे हैं जो क्या शो करेंगे, येलो राउंड। तो मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है, ए बी और सी और ई। क्या आंसर आ गया, थर्ड आंसर। तो इस तरह से कर लिया जाता है कि येलो होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी, राउंड होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी, फिर मैंने एक एक करके एक बार इनसे इसको जोड़ लिया, तो ये मेरा आ गया कैपिटल वाई और कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल, ये राउंड। अब देखिए ये पहला वाला मिल गया और मुझे ये मिल गया फिर मैंने इसको जोड़ लिया, आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर मुझे ये मिल गया और फिर ये वाला ये मिल गया, और इन्हीं के आप परसेंटेज निकालते हो जो आपको याद होता है, थर्ड आंसर। अब देखिए ड्यूरिंग, आपको मालूम था कि अगर हम ये जोना पैलिसिडा माने और जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है, एक आपका मेम्ब्रेन में चेंज आता है जिससे कोरोना रेडिएटा जो होती है पूरा घेर लेती है और केवल एक ही स्पर्म इंटर करता है और ये प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अब जैसे स्पर्म इंटर करेगा, इसमें एक्रोसोम होता है जो कि जोना पैलिसिडा लेयर को आपको पंच करके अंदर घुसने में मदद करता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा मेम्ब्रेन करता है। और द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू जोना पैलिसिडा, ठीक है। तो एक्रोसोम में आपके कुछ केमिकल होते हैं जिससे जोना पैलिसिडा को पंचर करने में हेल्प होती है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है, दैट इज फोर्थ आंसर।
ठीक है। सेकंड तो बच्चों सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा और टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।